सभी को नमस्कार। वेलकम टू पोस्टल वाला। आज हम लोग बात करेंगे एक ऑफिस मेमोरेंडम ऑफिस ऑर्डर के बारे में, जो कि आज ही 1 जुलाई 2026 को आई है। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें एक खास सूचना है जिसमें अब ये जो पीएलआई की एजेंसी है, जो एजेंट हम बन सकते हैं पीएलआई और पीएलआई के लिए, उसको लिबरलाइज किया गया है। क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़, जीडीएस और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो बाहर के लोग, कहने का मतलब सिविलियंस भी वैसे लोग, कॉमन पब्लिक के वैसे लोग जो इंटरेस्टेड हों पीएलआई और पीएलआई के बिजनेस प्रोक्योरमेंट में, वो डायरेक्ट एजेंट, ठीक है, डायरेक्ट एजेंट बन सकते हैं। ये पहले से पता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। लेकिन अब इसको थोड़ा और लिबरलाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जिसमें लोग काम कर रहे हैं, यानी कि इन क्रक्स आप ये कह सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, जो चाहते हैं कि पीएलआई और पीएलआई के लिए हम बिजनेस प्रोक्योरमेंट करें, वो कर सकते हैं। इनका एक नया कैटेगरी आया है, अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़। ठीक है, अभी तक जो था वो 4 कैटेगरी था बिजनेस प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे सेल फोर्स में। वो एक था डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, ग्रामीण डाक सेवक, डायरेक्ट एजेंट और फील्ड ऑफिसर्स। अब 1/6/2026 का डाटा है, उसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल एक्टिव सेल फोर्स, मतलब सभी को मिला करके 3,70,440 सेल फोर्स हैं। ठीक है, जिसमें 1,06,810 हमारे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं। गवर्नमेंट जॉब करने वालों या आजकल ग्रेजुएशन जो कोई पर्टिकुलर डिग्री होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी ओपन कर दिया गया है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसी स्कोप को कवर अप करने के लिए यहाँ पर एक और टाइप जोड़ा गया है, अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओडीई बोलेंगे। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, जो लेवल 8 तक के पोस्ट को होल्ड करते हैं, उनको दिया जा सकता है। और लेवल 8 इसीलिए रखा गया है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में इंसेंटिव एप्लीकेबल है अप टू कैडर ऑफ एएसपी के कैडर तक इंसेंटिव एप्लीकेबल है, इसीलिए लेवल 8 तक जनरलाइज करके रखा गया है। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, किस प्रकार से लोग बन सकते हैं इसमें, सेल फोर्स के तौर पे ओडी किस प्रकार से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे उसमें सबसे पहला है एलिजिबिलिटी। तो कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नहीं आते हैं, जो अप टू लेवल 8 के पोस्ट को होल्ड करते हैं, वो एलिजिबल हैं। प्रायर परमिशन की ज़रूरत होगी या एनओसी की ज़रूरत होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी अप्लाई करने से पहले। ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, वो नेसेसरी होगा। तो पहले तो कि आप एनओसी लेंगे, परमिशन लेंगे और खुद भी ये डिक्लेयर करेंगे कि हमने परमिशन ले लिया है, प्रिस्क्राइब्ड एनओसी ऑब्टेन कर लिया गया है। ठीक है, और ये सारा काम आपके पेरेंट डिपार्टमेंट के रूलिंग्स के हिसाब से ही होगा, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट, तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट वॉलेंटरी है, जो चाहे कर सकते हैं, नहीं चाहे ना करें। इसमें किसी भी प्रकार का एम्प्लॉई
या एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। ठीक है, वर्किंग आवर्स तो वो अपने ऑफिस आवर्स के बाद, ठीक है, आउटसाइड देयर ऑफिस वर्किंग आवर्स वो काम करेंगे पीएलआई के लिए, पीएलआई प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस पीएलआई सेल्सफोर्स के लिए है वो इनके लिए भी लागू होगा। एक्सेप्ट वेयर स्पेशली प्रोवाइडेड इन द ऑफिस मेमोरेंडम ऑल रूल्स प्रोसीजर एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑपरेशन गाइडलाइंस इंसेंटिव टैक्स डिडक्शन ऑब्लिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोविजंस etc applicable to departmental employees category shall apply म्यूटेन मैंडेज, मतलब एज इट इज वो ओडीई के लिए भी अप्लाई होगा जिस प्रकार से डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए अप्लाई होता है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका किस प्रकार से होगा, तो ओडीई जो है जिस प्रकार से डीए डायरेक्ट एजेंट जो होते हैं वो डीओ के को रिपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर को, तो ये भी डेवलपमेंट ऑफिसर को ही रिपोर्ट करेंगे कंसर्न पोस्टल डिवीजन के जो डेवलपमेंट ऑफिसर डीओ होंगे। ठीक है, और डीओ उनको इन सब में हेल्प करेंगे। क्या चीज़ें हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, सर्विसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, किसी को ज़रूरत है कोई डिसकंटिन्यू हो गया है रिवाइवल करवाना है, वो सारा चीज़ में हेल्प करेंगे। कंप्लीशन ऑफ प्रपोजल डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग सपोर्ट में डीओ हेल्प करेंगे। कंप्लायंस विद डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है इसको कंप्लाई करना है, उन सब में डीओ इनकी मदद करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में भी मदद करेंगे। डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करेंगे ताकि उनको नेसेसरी गाइडलाइंस मिल जाए और वो लाइसेंशिएट एग्जाम को पास कर पाए। इतना हेल्प हमारे डीओ साहब को करना होगा, डीओ पीएलआई को। तो डीओ पीएलआई जो है हमारा वही दोनों के बीच लिंक का काम करेगा, डिपार्टमेंट और ओडीई के बीच। ठीक है, अब बिजनेस प्रोसेसिंग तो फिर बाकी चीजें तो वैसे ही है एज इट इज है, जितना भी पीएलआई आरपीएलआई का प्रपोजल होगा ओडीई का वो डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इंसेंटिव्स, तो इंसेंटिव जिस प्रकार से डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज को मिलते हैं उसी प्रकार से समय समय पर जो भी अमेंडमेंट होगा वो एप्लीकेबल होगा ओडीई के लिए भी। ठीक है, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए भी हैं, सभी के लिए जनरलाइज्ड है इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ पीएलआई। तो इसमें खास ध्यान ये रखना है कि एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस एईए को छोड़ करके बाकी सभी पर ये इंसेंटिव अलाउड है अप टू एंड इक्वल टू 15 ईयर्स। 15 साल तक अगर पॉलिसी चलती है तो फर्स्ट ईयर का 4% आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर 15 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम चलती है तो 10% मिलेगा, और अगर 25 साल से ज़्यादा कोई पॉलिसी चलती है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जितना भी जमा होगा उसका 20% आपको इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। लेकिन वहीं हम लोग अभी एईए को हटा दिए थे, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस को हटा दिए थे, तो अगर हम इन एईए के बारे में बात करें तब अगर लेस देन और इक्वल टू 15 ईयर्स है तो 5%, और अगर बियॉन्ड 15 ईयर्स है तो 7%। ठीक है, और सभी पीएलआई पॉलिसी पर 1% का इंसेंटिव मिलेगा रिन्यूअल प्रीमियम पर, मतलब 1 साल के बाद जो प्रीमियम जमा होंगे उन प्रीमियम पर 1% का इंसेंटिव दिया जाएगा जितने प्रीमियम जमा होते हैं उस पर। अच्छा, वही केस अगर हम आरपीएलआई में देखते हैं तो आरपीएलआई में फ्लैट 10% प्रोक्योरमेंट है, चाहे वो कितने भी साल के लिए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2.5% रिन्यूअल प्रीमियम मिलता है, रिन्यूअल प्रीमियम इसका ज़्यादा है। तो जितने भी ओडीई होंगे उनका मॉनिटरिंग कौन करेंगे, डीओपीएलआई। और जिस प्रकार से इंसेंटिव स्ट्रक्चर इस लेटर के तहत पहले दिया गया था वही अप्लाई होगा ओडीई के लिए भी। कोड ऑफ कंडक्ट ये इम्पॉर्टेंट है, एवरी ओडीई सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो कोड ऑफ कंडक्ट
इस डायरेक्टरेट के ओएम के थ्रू दिया गया है, यहाँ पर अटैच भी किया गया है, आगे मिलेगा नेक्स्ट 3। तो उसको आपको फॉलो करना है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे पीएलआई डायरेक्टरेट से टाइम टू टाइम, उसको फॉलो करना है। एप्लीकेबल गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स जो आपके डिपार्टमेंट के हैं, चूंकि आप पोस्टल डिपार्टमेंट के नहीं होंगे, तो आपके डिपार्टमेंट के जो भी डिपार्टमेंटल कंडक्ट रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ऑल इंस्ट्रक्शंस, अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो वो तो अकाउंटिंग का चीज़ है, वो ऑफिस वाले देख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ODE shall continue to receive incentive on policies procured during government services after superannuation provided he enrolls as field officer। वही चीज़ है कि अगर आप ODE ही रह जाएंगे तब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फील्ड ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद रिटायरमेंट के बाद, तब आपको पहले वाला जो इंसेंटिव है वो भी मिलता रहेगा। पहले आप अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी पीएलआई को प्रोक्योर किया है उसका भी इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो देखिए आपको पता है कि डीडीएम पीएलआई जो सर्कल में या रीजनल ऑफिस में होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, डीडीएम या एडीएम जो भी हैं सर्कल ऑफिस में। उसके नीचे डिविजनल हेड आते हैं, उसके नीचे डीओपीएलआई आते हैं, और उसके नीचे फिर ओडीई आएंगे। मतलब ओडीई डीओपीएलआई को रिपोर्ट करेंगे, डीओपीएलआई डिविजनल हेड को, और डिविजनल हेड डीडीएमपीएलआई को रिपोर्ट करेंगे। डिविजनल हेड के पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं ओवर ओडीई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इफेक्टिव डेट, तो इफेक्टिव डेट 1/7/2026 है। 1/7/2026 से ये चीज़ें, ये शर्तें, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लागू हैं। हेड ऑफ द सर्कल्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इसका पब्लिसिटी किया जाए स्कीम का, और टाइमली इंगेजमेंट किया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, एडिक्वेट ट्रेनिंग दिया जाए ओडीई को, और उसका इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी हो ताकि फिर बिजनेस प्रोक्योर हो सके, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद दीज इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शंस को पूर्ण रूप से पालन करना है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग मैकेमिश है, मैकेमिश जो चल रहा है उसमें एफओ के अंडर आएंगे ओडीई फील्ड ऑफिसर के अंडर, लेकिन जैसे ही आईएमएस हमारा जो रेडी हो रहा है 2.0 का, वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, तब वो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएंगे ओडीई के तौर पे। अंडर एफओ कैटेगरी विल बी शिफ्टेड टू ओडीई कैटेगरी। ठीक है, ओडीई जितने भी एफओ कैटेगरी के अंडर रहेंगे वो इंडिपेंडेंटली ओडीई बना दिए जाएंगे उस सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर का है, उसमें कहीं कोई किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, प्रमोशनल इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो था उसमें कुछ क्वेरीज आए थे, तो उन क्वेरीज का जो रिप्लाई था वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है कि कैन सेल फोर्स और पीएलआई प्रोक्योर इंश्योरेंस बिजनेस आउटसाइड देयर पेरेंट पोस्टल डिवीजन। तो हाँ, सेल फोर्स पूरे पोस्टल सर्कल में कहीं भी अपना बिजनेस प्रोक्योर कर सकते हैं। वैसे केसेस में इंश्योरेंट का जो नियरेस्ट सीपीसी होगा एचओ का, वहाँ पर पॉलिसी इंडेक्सिंग कराना होगा। कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा सेल फोर्स को, जो कि ओडीई के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, सेम चीज। ये सभी एम्प्लॉयज क्या प्रोक्योर कर सकते हैं पीएलआई आर पीएलआई का बिजनेस? तो हाँ, ये सभी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज अप टू लेवल 8 ऑफ 7 सीपीसी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है, वही चीज़ें ओडीई के लिए भी लागू हैं, इसीलिए पहले ही बता दिया गया था कि अप टू लेवल 8 के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन है। तो देखिए, कोई भी पॉलिसी हो तो उसमें 12 महीने तक का जो पहला 12 महीना होगा उसका जो भी पैसा आएगा उसका इंसेंटिव जो होगा वो प्रोक्योरमेंट प्रीमियम काउंट किया जाएगा, और उसका इंसेंटिव जैसा कि बताया गया था 10%, 8%, 5% जो भी बताया गया था उस हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन 13th मंथ से 13वें महीने से जो भी पैसा जमा होगा उस पॉलिसी के अंडर वो रिन्यूअल प्रीमियम में आएगा, रिन्यूअल इंसेंटिव में आएगा, क्योंकि उसको रिन्यूअल प्रीमियम मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो रिन्यूअल इंसेंटिव में काउंट किया जाएगा, और इसलिए 13वें महीने से जो भी पैसा
जमा होगा वो उसका इंसेंटिव जो बनेगा वो रिन्यूअल इंसेंटिव बनेगा, प्रोक्योरमेंट नहीं। तो इन चीज़ों को तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे था यहाँ 15 साल, 15 साल से 25 साल वाला 10% और 25 साल से ज़्यादा वाला 20% पीएलआई का। एईए का एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस का 5% है 15 साल तक, और 15 साल से ऊपर 7%। हाँ, इसमें एक चीज और है कि डीओपीएलआई जो होंगे उनको 1% एडिशनल मिलेगा, जितने भी उनके अंडर डायरेक्ट एजेंट या ओडीई अटैच होते हैं, ठीक है, वो जितना भी काम करेंगे उसका 1% इंसेंटिव डीओ को भी जाएगा। रिन्यूअल इंसेंटिव तो 1% रिन्यूअल इंसेंटिव तो सभी को दिया ही जा रहा है। डीओपीएलआई को कोई भी रिन्यूअल इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, नो रिन्यूअल इंसेंटिव टू डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। पीएलआई के केस में वही है, 10% प्रोक्योरमेंट प्रीमियम का मिलेगा और 1% रिन्यूअल का, ठीक है। और 1% आपको डीओपीएलआई को भी दिया जाएगा, जो भी बिजनेस हुआ उनके अंडर उस बिजनेस का 1% डीओपीएलआई को दिया जाएगा। रिन्यूअल इंसेंटिव 2.5% मिलता है आरपीएलआई के केस में, वो मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट ऑफिसर को कोई भी रिन्यूअल इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ऑनलाइन पॉलिसी हो, कैश पॉलिसी हो या पे पॉलिसी हो, मतलब पेमेंट से खुद ही डिडक्ट हो जाता हो, इस केस में प्रोक्योरमेंट इंसेंटिव तो मिलेगा, फर्स्ट ईयर का इंसेंटिव तो सबको मिलेगा, चाहे तीनों प्रकार में से कोई भी पॉलिसी हो। लेकिन रिन्यूअल इंसेंटिव पे पॉलिसी के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन और कैश में मिलेगा, जो 1% या 2.5% जो मिल रहा है, लेकिन पे पॉलिसी अगर है, पे के साथ वो कट रही है, तो उसमें आपको कोई भी रिन्यूअल इंसेंटिव नहीं मिलेगा। नो प्रोक्योरमेंट रिन्यूअल इंसेंटिव विल बी पेबल टू सेल फोर्स आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज एजेंसी। एजेंसी अगर टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुपर एनुएशन हो जाता है सर्विस से, तब भी कोई प्रोक्योरमेंट या रिन्यूअल इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो रिवाइज्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो 1/7/2020 से लागू हुआ था, वही चल रहा है अभी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट कुछ कुछ हैं, ये फॉलो करने होंगे ओडीई को। ये तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज जानते होंगे, ये पहले आ चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक फॉर्म है पीडीएफ के साथ अटैच किया हुआ, यहाँ पर आपको नाम भरना है बड़े अक्षरों में, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर फादर्स नेम या हस्बैंड का नाम अगर फीमेल हैं तो, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भरना है, डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट और 4 डिजिट, मतलब डेट, मंथ, ईयर, डेजिग्नेशन और पे लेवल यहाँ लिखना है, मिनिस्ट्री का नाम या डिपार्टमेंट का नाम यहाँ लिखना है, ऑफिस का एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगा, डेट ऑफ सुपर एनुएशन आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर जनरल SC ST OBC जो भी है वो लगा देंगे। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना भी है और 1 या 2 फोटो एडिशनली देना भी है। मोबाइल नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पीओएसबी का अकाउंट नंबर, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीओएसबी के अकाउंट में ही आपका इंसेंटिव आएगा, इसलिए पोस्ट ऑफिस में आपको अकाउंट खुलवाना जरूरी है। और वो किस पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ एंड रिलेशनशिप नॉमिनी का यहाँ पे बताना है। आई आपका नाम, यहाँ पर वर्किंग एज किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, डेजिग्नेशन आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, हेयर बाई डिक्लेयर दैट, ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। यही बताना है कि जो भी ऊपर के पर्टिकुलर्स भरे हुए हैं वो ट्रू है, सही है। कोई भी विजिलेंस या क्रिमिनल केस हमारे अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है। एनओसी हम लोगों ने मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से ले लिया है पीएलआई आरपीएलआई बिजनेस करने के लिए। आई विल फॉलो द गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर ओडीई कैटेगरी। अब चूंकि ओडीई का एप्लीकेशन है तो ओडीई कैटेगरी में जो
तो ओडी कैटेगरी के लिए जो भी गाइडलाइंस डिपार्टमेंट इशू करेगा उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, एजेंसी कोड ये किसका आएगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो एजेंसी कोड जो इनका बनेगा नया एजेंसी कोड वो लिखा जाएगा और डेट ऑफ अलॉटमेंट किस डेट को अलॉट किया गया। यहाँ पर सिग्नेचर होगा डिविजनल हेड का। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, आधार, पैन, ऑफिस आईडी, 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ, बस इतना ही चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर ये फॉर्म आपको पीडीएफ में चाहिए होगा तो नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म अवेल कर सकते हैं पीडीएफ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।